ये जो तखरीबकार बाकी रह गया है, इसे गिरफ्तार करके बस यहाँ से ले जाइए, कोई फायरिंग ना हो। मैंने कहा आप फिक्र न करें, अब आप चले जाएं और हरगिज किसी से इस बारे में कोई बात न करें। फ्लोर मैनेजर चला गया। मैंने कमरे की बत्ती जलाकर दरवाजा बंद कर दिया। इस बात का खतरा था कि तखरीबकारों के सरगना लोग बड़े होशियार होते हैं। अगर उसे मालूम हो गया कि उसके आदमी पकड़े गए हैं तो वो कभी इस तरफ का रुख नहीं करेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि कर्नल चड्ढा को यहाँ जो कार्रवाई हो चुकी थी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कमरे की चीजों को दुरुस्त किया और जैकेट का ऊपर वाला बटन खोलकर बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। मैंने पूछा कौन है। दूसरी तरफ से किसी ने भारी मर्दाना आवाज में पूछा तुम कौन हो। मैंने कहा मैं चीफ हूँ। बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा अफसर हूँ। मैंने कहा अपना पासवर्ड बताओ। उसने कहा क्या महारानी साहिबा इसी कमरे में ठहरी हुई हैं। मैंने इत्मीनान का सांस दिया। जिस बदबख्त भारतीय दहशतगर्द का मुझे इंतजार था वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने फौरन कहा महारानी साहिबा सुबह मर गई हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई मुझे महारानी साहिबा की अर्थी के पास ले चलो। मैंने दरवाजा खोल दिया। एक दराज कद का मगर दुबले बदन का उथेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने भूरे रंग का गर्म सूट पहना हुआ था। सर पर तराकली टोपी थी। मैंने उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसने अंदर आते ही जेब से सिगार निकाल कर सुलगाया और पूछा बाकी दोनों कहाँ हैं। मैंने कहा सर आप कर्नल चड्ढा साहब है ना। उसने खड़े खड़े मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा हाँ, मगर तुम्हारे दोनों अग्रवादी कहाँ है। मैंने कहा सर एक इमरजेंसी पैदा हो गई है, मैं सारी बात आपको अभी बताता हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। उसने मुझसे पूछा तुम कौन हो। मैंने कहा सर मैं चीफ। हमारी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई इसलिए आप मुझे नहीं पहचान रहे। वो कुर्सी पर बैठ गया। क्या पुलिस को पता चल गया है। मैंने कहा जी नहीं सर, हम अग्रवादी इतने कच्चे नहीं हैं, बस एक खतरा पैदा हो गया है। पुलिस किसी दूसरी वारदात की तफ्तीश करने जहाँ एक कमरे में आई हुई है। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तब तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा मैंने अपना उल्टा बाजू पूरी ताकत से उसकी गर्दन के पीछे मारा। एक जर्ब उसकी गर्दन पर पड़ी और वो मुंह के बल गिरा। मैंने उसके गिरते ही उस पर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में लेकर जोर से ऊपर को झटका दिया। उसका जिस्म ढीला पड़ गया था। मैंने पूरी ताकत से एक और झटका दिया, मगर मेरे पहले झटके ने ही उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसका काम तमाम कर दिया था। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। एक रुमाल, सिगारों का पैकेट, लाइटर और एक बटवा निकला जिसमें 2000 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी थी। 700 रुपए मेरे पास पहले थे। ये 2000 रुपए के नोट भी मैंने अपनी जेब में रख लिए। उसके बटवे में और कुछ ना निकला। ये लोग ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखते जिससे उनके गिरोह के दूसरे लोगों का सुराग मिल सके। उसके पास कोई चाकू, पिस्तौल वगैरह भी नहीं था। मैंने उसकी लाश को वहीं पड़ा रहने दिया और खामोशी से कमरे से निकल गया। मेरा मकसद पूरा हो गया था। अब मुझे कराची के उन 2 भारतीय तखरीबकारों को ठिकाने लगाना था जिनका नाम और कराची का एड्रेस वाला कागज मेरी जेब में था। मैं होटल की पिछली तरफ से बाहर की तरफ सड़क पर आया। रात के 2 बज चुके थे। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। रात सर्द थी। रावलपिंडी की रातें नवंबर में भी काफी सर्द हो जाती थी। मैंने जैकेट के ऊपर वाला बटन बंद कर लिया और जेबों में हाथ देकर सड़क पर चल पड़ा। इस बात का इम्कान था कि चूंकि इस इलाके में भारतीय तखरीबकार पकड़े गए थे, हो सकता था कि CID के आदमी इस तरफ छुपे हुए हों। मैं अपने आप को भी पुलिस से बचाना चाहता था क्योंकि पंजाब की पुलिस को मेरी भी तलाश थी। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आया तो एक तरफ से टैक्सी आ रही थी। उसकी सुर्ख बत्ती रोशन थी जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैं एक टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। उस वक्त तक इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही परवाजें आती जाती थीं। बैरून मुल्क की परवाजें कराची एयरपोर्ट से रवाना होती थी। मेरा ख्याल था कि एयरपोर्ट मेरे लिए महफूज जगह है। मेरे पास काफी रकम मौजूद थी। उस जमाने में 2,500-3 हजार की रकम बहुत ज्यादा रकम होती थी। ये भी ख्याल था कि शायद वहां से कराची जाने वाली कोई नाइट कोच की फ्लाइट मिल जाए। एयरपोर्ट पर आकर मालूम हुआ कि कराची जाने वाली नाइट कोच रात के 1 बजे चली गई थी। अब सुबह 6:45 पर एक फ्लाइट कराची जाएगी। मैं एयरपोर्ट की इमारत में एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे 4-5 घंटे वहां बैठना था। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नींद पर काबू पाना मेरी ट्रेनिंग में शामिल था। सिर्फ इस बात का खदशा था कि किसी पुलिस वाले की निगाह में न आ जाऊं, मगर वहां मुझे एक भी पुलिस का सिपाही नजर न आया। किसी न किसी तरह मैंने रात एयरपोर्ट पर गुजार दी। दिन निकल आया। नवंबर की सुबह इस्लामाबाद में सर्द और धुंधली थी। एयरपोर्ट के बाहर एक ट्रैवलिंग एजेंसी के ऑफिस से मुझे कराची का टिकट मिल गया। अभी जहाजों में लोगों का इतना रश नहीं होता था। लोगों के पास तब ना इतना पैसा था और ना ज्यादा लालच था। मुझे जहाज में बड़ी आसानी से जगह मिल गई। अपने वक्त पर जहाज कराची की तरफ परवास कर गया। कराची पहुंचने पर मैंने पहला काम ये किया कि अपने लिए नई पतलून, कमीज और जूते खरीदे। उन्हें एक लिफाफे में डालकर शहर के एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। दाढ़ी, मूछों और सर के बाल हल्के करवाए। नहा धोकर पुराने कपड़े सिवाय जैकेट के फेंक दिए और नए कपड़े पहन दिए।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस दौरान मैंने कागज़ पर लिखे हुए दोनों भारतीय तखरीबकारों के नाम और उनके एड्रेस पढ़ लिए थे। ये वहाँ मुसलमानों के नाम से रह रहे थे, लेकिन कागज़ पर उनके हिंदुआना नाम भी ब्रैकेट में लिखे हुए थे। इस तरह इन लोगों को एतमाद में लेने के लिए मेरे लिए आसानी पैदा हो गई थी। रावलपिंडी के तखरीबकार गिरफ्तार हो चुके थे। वहाँ से अब उन्हें वायरलेस या टेलीफोन पर कोई मेरे बारे में खबरदार नहीं कर सकता था। मुझे इन लोगों से मिलना और उनसे पाकिस्तान में मुकीम दूसरे भारतीय दहशतगर्दों के सुराग लगाकर इन सब को पुलिस के हवाले करना था। दिन के 9 बजे के करीब मैं रिक्शे में बैठकर उस इलाके की तरफ रवाना हुआ जहां ये भारतीय तखरीबकार मुसलमान बनकर रह रहे थे। इनके मकान का एड्रेस कागज पर लिखा था। मालूम नहीं था कि वो दोनों इकट्ठे वहां रहते हैं या इनमें से एक तखरीबकार वहां रहता था। ये मुझे वहां जाकर ही मालूम हो सकता था। जिस इलाके का एड्रेस कागज पर लिखा हुआ था वो कराची शहर के शुमाल में समंदर के करीब एक छोटी सी मजदूर बस्ती थी। क्वार्टर नुमा गरीबाना मकान इधर उधर नजर आ रहे थे। एक मुख्तसर सा बाजार था जहां दुकानें खुली थीं। मैं एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। मैंने चाय मंगवा ली और खामोशी से चाय पीने में मसरूफ हो गया। मकान का नंबर मुझे याद था। चाय पीने के बाद मैंने चाय की दुकान के मालिक को मकान का नंबर बताकर पूछा कि ये मकान किस तरफ है। उसमें जरा आगे होकर बाएं तरफ क्वार्टरों के दरमियान से गुजरती कच्ची सड़क की तरफ इशारा करके कहा, जहां सड़क दाएं तरफ मुड़ती है ये मकान उस तरफ तीसरा है। आपको किससे मिलना है बाबू? मैंने एक भारतीय तखरीबकार का मुसलमानों वाला नाम बताया तो दुकानदार बोला, अच्छा तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। एड्रेस जो कागज पर लिखा था वहाँ उस तखरीबकार के इस्लामी फर्जी नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा हुआ था। मैंने कहा, जी हाँ, डॉक्टर साहब से ही मिलना है। दुकानदार ने लड़के को बुलाकर कहा, जाइए साहब को डॉक्टर अला यार की दुकान पर छोड़ आइए। मैंने जल्दी से कहा, नहीं भाई, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने चाय के पैसे दिए और क्वार्टर नुमा एक मंजिला शिकस्ता से मकानों के दरमियान से जो कच्ची सड़क बनी हुई थी उस पर चलने लगा। आगे जाकर सड़क एक तरफ को मुड़ गई। उधर तीसरे मकान के बाहर मैंने 2 औरतों को जो लिबास से मजदूर लगती थीं जमीन पर बच्चों को लिए बैठे हुए देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दुकान के करीब आ गया। देखा कि दुकान की पेशानी पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, डॉक्टर अला यार होम्योपैथिक, जहां हर मर्ज का इलाज किया जाता है। दुकान के अंदर एक छोटी सी दाढ़ी वाला आदमी मेज के पास कुर्सी पर बैठा था। एक मरीज उसके पास स्टूल पर बैठा हुआ था। डॉक्टर ने उसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगाई हुई थी। पुरानी बोसीदा सी दुकान थी। सामने दीवार के साथ अलमारी में होम्योपैथी की दवाइयों की शीशियां भरी हुई थीं। दीवार पर एक चार्ट लगा हुआ था जिस पर इंसानी जिस्म का ढांचा बना हुआ था। 2-3 मरीज सामने दीवार के साथ बेंच पर बैठे थे। डॉक्टर की उम्र 40 के करीब होगी। बूढ़ा आदमी नहीं था। आंखों पर सफेद शीशों वाली ऐनक लगी थी। सर के बाल छोटे छोटे थे। भूरे रंग की पुरानी अचकन पहन रखी थी। मैं भी दुकान के अंदर जाकर मरीज बनकर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। मरीज के सीने से उसने स्टेथोस्कोप हटाकर मेज पर रख दी और उसके लिए पुड़ियां बनाने लगा। साथ साथ वो उसको हिदायत भी देता जा रहा था। ये शख्स शक्ल सूरत से किसी तरह भी भारतीय तखरीबकार नहीं लग रहा था। पहले तो मुझे भी उसको देखकर शक हुआ कि कहीं मैं किसी दूसरे आदमी के पास तो नहीं आ गया। लेकिन पिंडी के मार्गला होटल के कमरा नंबर 7 में भारतीय तखरीबकारों के चीफ ने मुझे जो कागज दिया था उस पर इस शख्स के हिंदुआना नाम भगत रांग के आगे ब्रैकेट में अल्लाह यार भी लिखा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना ही था कि कागज पर उसके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखा गया था। दूसरे तखरीबकार का हिंदुआना नाम मेला राम था और उसके नाम के आगे मुसलमानों वाला नाम ब्रैकेट में अब्दुस सत्तार लिखा हुआ था। 2-3 मरीज देखने के बाद डॉक्टर अल्लाह यार मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। आप कैसे आए हो भाई? उसका उर्दू बोलने का लहजा बड़ा आमियाना और मजदूर वाला था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बुखार मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं रावलपिंडी से आपकी शोहरत सुनकर आया हूँ। मैंने हाथ आगे किया कि वो शायद नब्ज देखेगा, मगर उसने स्टेथोस्कोप मेरे सीने पर लगाए। 3-4 सेकंड खामोशी से आंखें बंद किए जैसे गौर करता रहा। फिर स्टेथोस्कोप मेज पर रख दी और बोला, भाई तुम्हें इस वक्त कोई बुखार नहीं है। मैंने कहा, इसी तरह होता है जी, एक दिन चढ़ता है फिर 2 दिन नहीं चढ़ता, उसके बाद रात को बदन दुखने लगता है। ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा है। पिंडी, पेशावर, लाहौर में भी डॉक्टरों को दिखाया मगर किसी की दवाई से आराम नहीं आया। आखिर एक रिटायर्ड फौजी चड्डा साहब ने आपके पास जाने का मशवरा दिया। अब आपके पास आ गया हूँ। चड्डा का नाम सुनते ही मैंने देखा कि डॉक्टर ठिठक गया था। वो कोई किताब खोलकर मेरे मर्ज के बारे में कुछ तलाश कर रहा था। चड्डा का नाम मेरी जबान से सुनने के बाद उसने किताब बंद कर दी और मुझसे मुखातिब होकर कहा,
भाई, तुम्हारी बीमारी की वजह मालूम नहीं हो रही, तुम पीछे कमरे में चलकर बैठो, तुम्हारा पूरा चेकअप करना पड़ेगा। मैं उठकर दुकान के पीछे छोटे से कमरे बल्कि कोठरी में आकर मूंढे पर बैठ गया, जहां जमीन से कोई 2 फुट ऊंचा मैला कुचैला स्ट्रेचर बना हुआ था। दीवारें खाली थीं। पिछली तरफ जो खिड़की खुलती थी उसकी सलाखों में से ताज़ा हवा और दिन की रोशनी आ रही थी। कोई 15 मिनट के बाद डॉक्टर यानी भारतीय तकरीबकार कोठरी में आ गया। आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, स्ट्रेचर पर लेट जाओ, तुम्हारा पूरा चेकअप करना होगा। साफ लग रहा था कि मेरे बारे में उसकी पूरी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि चड्डा कोई और फौजी भी हो सकता था। ये शख्स बड़ा तजुर्बेकार मालूम होता था। मैंने कहा, भगत राम, मैं कर्नल चड्डा से रावलपिंडी में मिलकर आ रहा हूँ, तुम्हारे वास्ते एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। वो मेरे सामने स्ट्रेचर पर बैठ गया और मुझे टिकटिकी बांध कर देखने लगा। वो मजीद तस्दीक करना चाहता था। कहने लगा, कर्नल चड्डा, तुम्हें किस जगह मिला था? मुझे एक ही डर था कि कहीं अखबार में पिंडी मारगला होटल से पकड़े जाने वाले भारतीय तखरीबकारों की खबर ना गई हो। लेकिन पिंडी पुलिस ने अक्लमंदी की थी, उसने अखबारात को ये खबर अभी नहीं बताई थी, क्योंकि इस तरह से दूसरे तखरीबकारों के रूपोश हो जाने का इम्कान था और पिंडी पुलिस गिरफ्तार शुदा तीनों तखरीबकारों से मजीद मालूमात हासिल करना चाहती थी। मैंने कहा, वो मुझे मारगला होटल में मिला था। मैं वहाँ अपने 3 दूसरे साथियों के साथ मौजूद था। हमारा चीफ भी वहीं पर था। मैंने उसे मारगला होटल वाले तखरीबकारों के हिंदू नाम बताए। उसके बावजूद उस शख्स ने मुझे हाथ न पकड़ाया। कहने लगा, मारगला होटल में कल रात का पासवर्ड क्या था? मैंने उसे वो सारा मुकालमा जुबानी सुना दिया जिसमें महारानी का जिक्र था। उसके साथ ही मैंने जेब से कागज का वो पुर्जा निकाल कर उसको दिखाया, जिस पर चीफ के हाथ से उसके और कराची में मुकीम दूसरे हिंदू तकरीबकार का नाम और उनका एड्रेस दर्ज था। वो कागज पर लिखी हुई तहरीर गौर से पढ़ने लगा। अब उसे यकीन आ गया था कि मैं उनका साथी ही हूँ। कहने लगा, कर्नल ने क्या पैगाम देकर तुम्हें यहाँ भेजा है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्नल चड्डा ने मुझे जो पैगाम दिया है वो मैं मेला राम के भी सामने बयान करना चाहता हूँ। तुम्हारा दूसरा साथी मेला राम कहाँ रहता है? भगत राम उर्फ अला यार कहने लगा, वो शिप यार्ड पर लगा हुआ है, रात को मेरे मकान में आकर सोता है। तुम्हारा मकान कहाँ पर है? वो बोला, मेरी दुकान के ऊपर है। इस भारतीय तकरीबकार ने मुझे बताया कि इसका साथी, जिसका असली नाम मेला राम था और अब्दुल-सत्तार के नाम से कराची शिप यार्ड में काम कर रहा था, वो रात को आएगा। मैंने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि हमें अपने साथियों के बारे में अमृतसर की तरफ से ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके नाम क्या हैं और इनकी तादाद कितनी है। हमें चीफ की तरफ से जब किसी से राब्ता पैदा करने का ऑर्डर मिलता है तो हम एक दूसरे की शक्ल तब देखते हैं। कर्नल चड्डा साहब ने मुझे जुबानी ऑर्डर दिया था कि उनका खास पैगाम कराची में काम करने वाले अपने तमाम आदमियों को एक जगह जमा करके एक बार सुनाया जाए। इसलिए अगर कराची में मिलाराम के अलावा अपने जो आदमी हैं उनको भी जहां रात को बुलवा लो। मैं सबके सामने कर्नल साहब का ऑर्डर सुनाऊंगा जो अमृतसर के सेंटर से उन्हें मिला है। भगत राम उर्फ अल्लाह यार को अब यकीन हो गया था कि मैं भी उनका साथी हूँ। मैंने उसे अपना नाम प्रकाश चंद बताया था। हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करने की इजाजत नहीं थी। एक बार हमारा एक दूसरे को पासवर्ड और इशारे बता देना ही काफी था। ये बातें मुझे मारगला होटल के कमरा नंबर 7 में भारतीय चीफ की जबानी मालूम हो चुकी थी। भगत राम कहने लगा, हम 2 आदमी ही कराची शहर की ड्यूटी पर हैं। हम 4 धमाके कर चुके हैं। मैंने फौरन कहा, तुम लोगों को कराची की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों पर भी फायरिंग करनी है और कराची रेलवे स्टेशन पर भी धमाका करना है। ये खास खुफिया रिपोर्ट थी जो मुझे उनके चीफ की जबानी मालूम हुई थी। मेरी इस खुफिया रिपोर्ट ने इस बात पर तस्दीक की मोहर लगा दी कि मैं उनका साथी हूँ और कर्नल चड्डा का खास आदमी हूँ। भगत राम बोला, ये दोनों घटनाएं हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। भगत राम ने अपनी गुफ्तगू में अब हिंदी के अल्फाज बोलने शुरू कर दिए थे। मैंने उसे टोक कर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ भी जहाँ की जबान में बात करते हैं, हिंदी के अल्फाज मत बोलो। भगत राम ने फौरन माजरत की और कहा, गलती हो गई सर। वो मुझे अपने भारतीय तखरीदकारों के गैंग का कोई अफसर समझने लगा था। मैं उनके पूरे गुरोह का सुराग लगाकर उन्हें खत्म करना चाहता था, जो भारतीय हुकूमत की इस्लाम दुश्मन एजेंसी रॉ के इशारे पर पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां करके मुसलमानों के मजहबी फिरकों में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे थे। जो लोग मस्जिदों में बम मारकर नमाजियों को शहीद करते थे तो लोग ये समझते थे कि ये काम शियों ने किया है। इस तरह अगर किसी शिया मस्जिद में बम धमाका होता तो वो लोग इसका इल्जाम सुन्नियों पर धरते, हालांकि ये काम भारतीय दहशतगर्द कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या इतने बड़े शहर में तुम सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हो? भगत राम बोला, एक हिंदू औरत मायावती हमारे गैंग में जरूर शामिल है, मगर वो अग्रवाद कार्रवाइयों में हमारे साथ नहीं जाती। मैंने उसे हल्का सा डांट कर कहा, तुमने फिर हिंदी लफ्ज अग्रवाद बोला है, दहशतगर्दी की कार्रवाई कहो। सॉरी सर। तो फिर ये हिंदू औरत मायावती किस काम के पैसे लेती है?
भारतीय हुकूमत क्या उसे मुफ्त की तनख्वाह देती है? भगत राम ने फौरन कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मायावती वो काम करती है जो हम नहीं कर सकते। कराची के बहुत बड़े होटल में वेट्रेस है। इस होटल में गैर मुल्की और मुल्की सियासी शख्सियात आकर ठहरती हैं। मायावती नौजवान भी हैं और खूबसूरत भी हैं। वो अपने तरीके से इन लोगों से खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश करती हैं, जो हम भारत में अमृतसर सेंटर को पहुंचा देते हैं। मैंने दिल में कहा, मेरे खुदाया, दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान में कैसा खतरनाक जाल फैलाया हुआ है। मैंने पूछा, ये मायावती क्या यहाँ की मकामी हिंदू लड़की है? भगत राम ने कहा, नहीं जनाब, इस लड़की को खास तौर पर राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान में स्मगल किया गया था। इसको यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं।